बीच में जो परिस्थितियां बदली तो कई बार लगा कि कार्यक्रम हो कि ना हो, लेकिन राजा जी ने कहा कि पासवान महासभा का कार्यक्रम 1 माह पूर्व से निर्धारित है और मैं हर हालत में इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हूँ। मित्रों, हम जिस कवि की जयंती मना रहे हैं, उन्होंने अपने जमाने की जो धर्मांधता थी, जो धर्मों का पाखंड था, उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। तो चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उसकी जो कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत उन्होंने दिखाई। और उन्होंने उस समय कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है, इस छोटे से पत्थर को की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं केदारनाथ के पहाड़ की पूजा क्यों न करूं? पाहन पूछे हरि मुझे पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते ये चक्की भरी पीस खाए संसार। अरे पहाड़ से तो ज्यादा बढ़िया हमारी चक्की है, जो हमारे आटा पीसने गेहूं पीसने का काम करती है। तो जिसको ये संसार पीस कर खाता है, तो चक्की की मैं पूजा क्यों न करूं? यानी उस समय के हिंदू समाज का जो पाखंड था, आडंबर था, उसके खिलाफ कबीर ने 500 साल पहले अपनी आवाज उठाई। और व्यक्ति घबराता नहीं था। उसने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए। यानी कंकर पत्थर जोड़कर आपने मस्जिद तो बना दिया, तार चढ़ी मुर्दा बांध दे, क्या भाड़ा हुआ खुदाए? कि मुर्दा मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो बांध देता है, जो अजान पड़ता है, तो क्या खुदा बहरा है? कितनी जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता है? ये हिम्मत केवल कबीर में थी, जो हिंदू भी और मुसलमान भी उन दोनों के कट्टरपंथ और आडंबर के खिलाफ और आवाज उठाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे पासवान समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण मिला हुआ है, और आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इस बात को जरूर आपको याद करना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी नहीं होते, तो आज अनुसूचित जाति के लोगों को जो विधान मंडलों में आरक्षण मिला है, तो उनको आरक्षण नहीं मिला होगा। अंग्रेज इस देश के दलितों को बांटना चाहता था। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ के बड़ौदा की जेल में, जब अंग्रेज ने 1932 में ऐलान किया कि दलित को वोट देगा और शेष हिंदू को वोट देगा, तो गांधी ने कहा कि हिंदू समाज का बंटवारा मुझे स्वीकार नहीं है। और अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर आए और 23 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी के बीच में समझौता हुआ, जिसमें राजेंद्र बाबू ने भी हस्ताक्षर किया, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया, जो पूरा समझौते के नाम से जाना गया। और यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षित क्षेत्र होगा, रिजर्व सीट होगी, खड़ा होगा दलित, लेकिन पूरा हिंदू समाज उसके लिए वोट करेगा। और इतना ही नहीं, उस समय की जो सेंट्रल असेंबली थी, पार्लियामेंट था, तो जहां अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन के तहत 71 सीटें दी थी दलित समाज को, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के प्रयास से वो सीटों की संख्या बढ़कर 151 सीटों पर समझौता हुआ। दलित समाज का व्यक्ति 151 सीट पर खड़ा होगा और पूरा हिंदू समाज उसको वोट देगा। भाई, मैं इतिहास के पन्नों में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजादी के 60-65 साल के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लेकिन आज भी समाज में जो भेदभाव है, अगर विधान मंडलों में आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो शायद कोई एक भी दलित बड़ी मुश्किल से लोकसभा विधानसभा में पहुंच पाएगा। और से हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि जब तक ये सामाजिक भेदभाव नहीं मिटता है, तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण इस देश के अंदर लागू रहना चाहिए। अगर कोई आरक्षण को खत्म करने की हिम्मत करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण के लिए और खड़ा रहेगा। भाइयों, हम लोग को सरकार में बिहार में 7.5 साल मौका मिला। हम लोगों ने पंचायतों में बिहार में आरक्षण नहीं था अनुसूचित जाति के लोगों का, हम लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया। चुनाव संपन्न हुआ और आज हजारों की संख्या में
पासवान समाज के लोग, अन्य जाति के, अनुसूचित जाति के लोग अगर मुखिया, प्रमुख और चेयरमैन बने हैं, अजय पासवान जी बैठे कुछ दिन पूर्व तक दरभंगा के चेयरमैन थे, वो हम लोगों के प्रयास का परिणाम था। और सिर्फ बहनों और भाइयों, मैं 2-3 बातों को और जिक्र करना चाहूंगा। एक तो ये कहना चाहूंगा कि प्रगति में आरक्षण के मुद्दे पर जब उत्तर प्रदेश की सरकार लड़ती रही, बीजेपी की जहां जहां सरकारें थी, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर दिया, बिहार में हमारी सरकार लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने प्रोन्नति में आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण था उसको लागू कर दिया। लेकिन कांग्रेस मुलायम और ममता की लड़ाई में अनुसूचित जाति का जो वाजिब पद था उसको भी और आज तक उसको क्रियान्वित नहीं करा पाई। और मैं याद कराना चाहूंगा, संजय पासवान जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, जो प्रगति में आरक्षण के लिए जो संविधान का संशोधन संबंधी प्रावधान किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अपने अंतिम दिनों के अंदर उसके अंदर जो बाधाएं आई थी उसको दूर करने का काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आदरणीय राजनाथ जी और सारे लोग यहाँ बैठे हैं, रविशंकर जी, फूड सिक्योरिटी बिल की चर्चा होगी लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उसमें प्रायोरिटी कौन, प्राथमिकता वाले लोग कौन होंगे, प्राथमिकता समूह कौन होंगे जिनको कि सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति का एक एक व्यक्ति प्राथमिकता सूची में शामिल होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कोई अलग अलग पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के 99% लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। और इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों को और प्राथमिकता की सूची में शामिल कर और उनको सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं 7.5 वर्षों तक मैं बिहार का वित्त मंत्री भी था। मैंने बिहार का बजट 8 बजट मैंने पेश करने का काम किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वो मौका मिला, अवसर मिला कि बजट में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उनके आबादी के प्रतिशत के आधार पर और प्लान एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने अलग से प्रावधान किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस साल का जो बजट मैंने लोग विधानसभा में पेश किया था, 5,769 करोड़ रुपया अलग अलग विभागों में, जो कुल बजट का 16%, 16.5% है, उस पैसे को अनुसूचित जाति पर खर्च करने का निर्णय किया गया। लेकिन बहनों और भाई, मैं आज के अवसर पर बात और करना चाहूंगा और मैं संजय पासवान जी से भी कहूंगा, इस लड़ाई को देश के बाकी राज्यों में लड़ने का काम कीजिए कि सरकारें प्रावधान तो कर देती हैं, लेकिन वर्ष के अंत में उन वर्गों के लिए खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इस पर सरकारें ध्यान नहीं देती है। मुझे मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अगर मुझे कुछ और दिन मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला होता तो मैंने निश्चय किया था, योगेंद्र पासवान और संजय पासवान जिस बात को जानते हैं कि अनुसूचित जाति मुक्त योजना के तहत बजट में अलग अलग विभागों के लिए प्रावधान किया जाता है, वो केवल प्रावधान नहीं होगा, कानून बनाकर उस प्रावधान को वो पैसा दूसरे किसी काम के अंदर डाइवर्ट नहीं होगा, दूसरे काम में खर्च नहीं किया जाएगा। अगर सड़क के लिए अगर 16% पैसा निर्धारित किया गया है, वो पैसा कर अनुसूचित जाति के टोलों पर खर्च किया जाएगा। यानी कुल बजट का 16% जितनी आबादी है बिहार की, अगर प्रावधान किया गया है तो वर्ष के अंत में अगर पैसा उस विभाग में खर्च नहीं होता है तो अगले वर्ष उस पैसे को उस वर्ग के लिए खर्च करना होगा। और उसके लिए कानून बनाने की योजना मेरी थी, लेकिन तब तक मैं इस मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कभी अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राज्य की आबादी का जितनी आबादी का प्रतिशत है, बजट में उतना कर प्रावधान नहीं किया जाएगा, बल्कि कानून बनाकर उस पैसे को उसी वर्ग के खर्च करने के लिए और उसकी बाध्यता का प्रावधान किया जाएगा। बहनों और भाइयों, बार बार मेरे पूर्व के लोगों ने सारी बातों का जिक्र किया है कि हम लोगों को बिहार में कुल 19 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, सुरक्षित क्षेत्र की सीटें।
और जिसमें लोगों ने 10 सीटें पासवान समाज के लोगों को दी थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस 10 में से 9 लोग चुनाव जीत कर आए। बहनों भाइयों, मैं अपने पासवान समाज के लोगों से केवल इतना ही 2 बात कहना चाहूंगा कि किसी एक नेता के पिछड़ों मत बचिए। किसी एक नेता के बंधुआ मजदूर करके राजनीति करेंगे तो कभी आपका विकास नहीं होगा। किसी भी जाति समुदाय समूह को और बंधक नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए वो समय आ गया है कि पिछड़ों को बनना छोड़िए, समाज के मुख्य धारा में शामिल होइए। देखिए दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन है जो इस देश के अंदर सरकार बना सकता है। और आइए, जंगल राज का साथ मत दीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए तो इस देश के अंदर एक बेहतर सरकार और केंद्र के अंदर बना सकते हैं। और भाइयों, और मैं अपने पासवान समाज के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग सरकार में भी थे तो हमने कभी आपके साथ भेदभाव नहीं होने दिया है। और आगे में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम पासवान समाज की कभी उपेक्षा नहीं होने देंगे। और मुझे मालूम है पासवान समाज इतना ताकतवर है, यह समाज कभी उपेक्षित नहीं हो सकता है। इसकी अपनी ताकत इतनी है, जो समाज की रक्षा करने वाला समाज है, उस समाज की कोई दुनिया की ताकत उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए पासवान बहनों और भाइयों, हम लोगों पर विश्वास रखिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपका मान सम्मान और आपकी मर्यादा रखने का काम किया है तो जब अनुकूल मौका आएगा तो आपके मान सम्मान को दुगना और चांद लगाने का भी काम करेंगे, और बेहतर करने का काम करेंगे। और अनुसूचित जाति के मूसा से लेकर, चमार से लेकर, धोबी से लेकर, अजवार से लेकर, डोम से लेकर, मेहतर से लेकर जितनी उपजातियां हैं, उन सभी जातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, हम सभी लोग जो मन पर बैठे हैं, हम उनके विकास और उत्थान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए आइए, अनुसूचित जाति के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उससे आइए, पासवान महासभा के बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलना चाहिए। और डॉक्टर संजय पासवान जैसा नेता, मुझे तो नहीं लगता कि बिहार के नेता पढ़ा लिखा इस प्रकार का, और अनुसूचित जाति में, पूरे अनुसूचित जाति में कोई इस प्रकार का नेता होगा। और इसलिए संजय पासवान जैसे नेता को मैं राजनाथ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बिहार का ही मान सम्मान नहीं बढ़ाया है। डॉक्टर संजय पासवान जैसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, तो मुझे विश्वास है सरकारों को नहीं मालूम होगा कि संजय पासवान ने दलित इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। 1,000 पेज का 10 वॉल्यूम के अंदर इस देश का अकेला दलित इंसाइक्लोपीडिया। इस प्रकार का दलित समाज का केवल इंटेलेक्चुअल नहीं है, जमीन से जुड़कर काम करने वाला व्यक्ति, नेता संजय पासवान, जिसे भविष्य की अपार संभावनाएं है। और संजय पासवान को आज के शानदार कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और फिर से एक बार आपको विश्वास दिलाता हुआ कि आपकी उपेक्षा नहीं होगी, आपकी उपेक्षा नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ संत कबीर के चरणों में अपना सर झुकाता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद।